ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। अभी ये जो सवाल हम लोग लिए हैं बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है एंड गेट का और डिमॉर्गन्स लॉ का। ये बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है कि किस तरह से तुम किसी भी फंक्शन का एनालिसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एंड डिमॉर्गन्स लॉ। तो चलते हैं हम लोग सवाल को पहले पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ। तो देखो सवाल में क्या है दिया हुआ कि गिवन लॉजिकल फंक्शन अपने पास है f1 abc, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f1 कोई फंक्शन है जो कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, ठीक है। 3 वेरिएबल है यानी इसमें मीन टर्म टोटल कितने होंगे, 8 मीन टर्म्स होंगे। तो ये लिखा हुआ है 3 4, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आउटपुट 1 है वो किस किस मीन टर्म के लिए 1 है। तो मीन टर्म 3 के लिए आउटपुट हमारा 1 है और मीन टर्म 4 के लिए हमारा आउटपुट क्या है, 1 है। समझ में आ रही है हमारी बात। ये समेशन वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन टर्म को। अच्छा, और ये जो है F2 ये भी क्या लिखा है इसने, F2 भी है, ये 3 वेरिएबल है इसमें ABC, पर ये कौन सा टर्म है आपका दिया हुआ, प्रोडक्ट टर्म। तो बात अगर इसमें हम मीन टर्म की करें तो निश्चित तौर पे प्रोडक्ट टर्म जो होगा उसके अलावा जो रिमेनिंग बचा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, मीन टर्म हो जाएगा। अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भाई अगर कोई के मैप है हमारा और उसके किसी ब्लॉक में 0 दिया हुआ है, सॉरी 1 1 है और ये दोनों ब्लॉक खाली है, 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये किससे फिल है, 0 से। तो इसको उलट के अपन बोल सकते हैं ना कि अगर ये दोनों 0 है तो रिमेनिंग जो है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0 वाला प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये 0 टर्म दिया हुआ है। तो अगर हमको क्या चाहिए, 1 के टर्म में हमको ये पता करना हो, दोनों फंक्शन को एक जैसा बनाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट नहीं है असल में वो क्या है, मीन टर्म। ये सम टर्म है, मैक्स टर्म है, तो मीन टर्म क्या होगा, इसका जो उल्टा होगा। तो इसमें उल्टा कौन है, तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, फिर कौन है, 4 है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, और फिर कौन है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 5 है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है ना। तो अगर इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम सम टर्म लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 4 5, क्लियर है। तो टोटल टर्म हमारे कितने हो गए, 5 और 5 3 प्लस 3 8, टोटल 8 टर्म हो गए, बिल्कुल सही। तो बस मैंने एक एनालिसिस किया, अभी सवाल का बाकी पार्ट नहीं पढ़ा हमने, अभी बस ये पढ़ा कि यहाँ जो इनपुट F1 F2 दिया हुआ है तो दोनों का नेचर एक कर दिया हमने, मीन टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो वो फंक्शन हमको दिया हुआ है, मीन टर्म हमको पता है कहाँ कहाँ पर इनपुट मेरा 1 है। अब क्या कहता है कि इफ f इज लॉजिक 0, अच्छा ये जो है f जो है ये क्या है, लॉजिक 0 है, ठीक है। तो कहता है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म इन फंक्शन f3, ओके। तो ये जो f3 है ना, इसमें पूछ रहा है कि आप बताओ मैक्सिमम मीन टर्म कितना होना चाहिए। तो देखो f3 भी किसमें पूछ रहा है, मीन टर्म में पूछ रहा है कि इसका कौन कौन सा मीन टर्म है जिस पर मेरा मीन टर्म है, मतलब उस पर इनपुट क्या हो, 1 हो। तो इसका जो आउटपुट है ये वो क्या आए, 0 आए, सही है ना। तो आप देखो बात को समझो, क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, F3 चाहिए, मीन टर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए, मीन टर्म में। तो F3 अगर हम लोग को मीन टर्म में चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ABC जो मेरा वेरिएबल दिया हुआ है फंक्शन का, ठीक ना। तो ये मीन टर्म में है, ये तो सही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ कर लिया हमने, ठीक है। अब बचा क्या आपका, F3 बचा। तो F3 हमको फाइंड करना है कि F3 के किस मीन टर्म के लिए ये वैल्यू क्या हो, 0। तो याद करो आप लोग, ये आउटपुट 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें जो आप दे रहे हो इनपुट, अभी क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो, मीन टर्म दे रहे हो, मतलब मीन टर्म का तो आउटपुट 1 होगा। तो जो मीन टर्म का आउटपुट होगा दैट विल गो इनटू दिस ना, इसके इनपुट में जाएगा। तो इसका इनपुट क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। तो 1 से तो एंड गेट में आउटपुट 0 मिलना नहीं है, ये तो अपने को पता है। हम जब सब इनपुट को 1 करेंगे तो ये 0 मिलेगा क्या, नहीं ना। तो इसको एंड गेट में इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीमेंट लगाना पड़ेगा। यही ना एक तरीका है कि हम इनपुट को क्या करें, कंप्लीमेंट कर दें, तो आउटपुट क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लू मेरी बात का आप पकड़ रहे हो ना, कि देखो हमें पता है कि एंड गेट में आउटपुट क्या होता है, 0, जब सारा सॉरी आउटपुट 1 होता है जब सबका सब क्या हो, इनपुट मेरा 1 हो। एक बात तो ये।
तो हम कह रहे हैं कि इसमें सब इनपुट अभी 1 है आपका। ये बात हमने कहां से पकड़ा? ये बात हमने पकड़ा इस मीन टर्म से कि भाई मीन टर्म जो है हमारा, मीन टर्म तो हमेशा 1 ही होता है। इसका मतलब इसमें हम जो इनपुट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। और जब हम एंड गेट में 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट तो 0 आना नहीं है। इसका मतलब हमको इनपुट को क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी ना इसका 0 आएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया? क्वेश्चन इज नॉट सिंपली दिस वन, क्वेश्चन इज दिस कि अब आप बताओ कि F3 का वो कौन कौन सा मैक्सिमम मीन टर्म होगा जिसको रखने से आपका आउटपुट क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो क्वेश्चन अच्छा है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को F1 F2 तो मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले F1 F2 का एंड कर लेते हैं। तो F1 F2 का जब आप एंड करोगे तो आपके लिए इंटरेस्ट की बात किसमें होगी? तो जो F1 F2 में कॉमन मीन टर्म है, तो देखो कॉमन मीन टर्म इसमें आपका क्या है? सिर्फ 4 है कि नहीं? तो मीन टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं? सम ऑफ मीन टर्म स्मॉल m से पढ़े हुए हैं हम लोग। तो इसमें क्या है? मेरा सिर्फ 4 है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4 वाला टर्म को लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि एंड करने के लिए तो दोनों का कॉमन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, लेकिन बात इससे तो बनना नहीं है। बात क्या बनना है कि F3 क्या हो? तो F3 भी क्या होगा? ये जो कॉमन है सबका, देखो इसमें जो इनपुट जा रहा है उसमें जो कॉमन है उसी में ना आपको इंटरेस्ट है ना? सम का जो सब में फैक्टर कॉमन है, जो अलग है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो जो कॉमन है हम लोगों का, तो वो जो टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो ये F1 F2 का कॉमन तो 4 निकाल लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा इरेज करो फालतू चीजों को। अब F3 क्या होगा? तो देखो F3 भी क्या होगा? तो आप कहोगे कि F3 तो मैम क्या ही होगा। F3 हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? F3 हम लोग को लेना पड़ेगा जो कॉम्प्लीमेंट है किसका? F1 और F2 का, है ना? जो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, कॉमन है ना? उस वो किस में रहेगा? F3 में भी रहेगा ना? कि F3 में क्या है? इन्हीं दोनों का ना इंटरसेक्शन, ये दोनों हमको पता है, तो यही इसका भी कॉमन रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी ना ये इसका आउटपुट आपको 0 आएगा। क्योंकि ये अगर एज इट इज आप दे दोगे तब तो ये आउटपुट 0 आ जाएगा, है कि नहीं? सॉरी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको क्या किया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसका, तो ये क्या मिलना है? 0। तो अब आप देखो कि इसका जो है, पहले तो इसका इंटरसेक्शन हमने क्या निकाल लिया? 4। तो आपका जो प्रोडक्ट टर्म मेरा निकला हुआ था वो निकला हुआ था 4। तो अब देखो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका प्रोडक्ट टर्म क्या मिल जाएगा? यानी सम टर्म, नॉट प्रोडक्ट टर्म, डोंट से प्रोडक्ट टर्म। तो इसका सम क्या मिलेगा? तो ये 4 को छोड़ के सब हो जाएगा। 0 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 6 7। तो ये सब टर्म अगर आपने क्या किया, मैक्सिमम आपका जो पॉसिबल मीन टर्म होगा वो इसमें कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 3 3 6, ज्यादा हो गया क्या? 6, हाँ नहीं ठीक है, 7 हो गए, क्यों है ना? 7 हो गए, क्योंकि टोटल कितने थे? 8 है। तो टोटल 8 है, तो यहाँ पर 4 ही मेरा एक है ना, तो ये क्या हो गया? 7। अब देखो इसको फिर से बड़े इत्मीनान से समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये आपका एंड गेट है और इसका आउटपुट आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए। एक बात तो ये क्लियर है। और ये जो इनपुट दिया हुआ है इसमें देखो आप बहुत माइन्यूटली क्या दिया हुआ है, ये सम के फॉर्म में दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। और आपसे पूछा है F3 किस में? मीन टर्म के फॉर्म में पूछा है, तो हमको सम फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सबको एक ही फॉर्म में ले आते हैं, है ना? तो इसीलिए इस प्रोडक्ट फॉर्म को जब हम सम फॉर्म में कन्वर्ट किए तो इसको क्या किए? इसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये सब 0 है तो 1 क्या होगा? जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग क्या निकाले? 2 4 5, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो F3 का समेशन क्या हो गया हमारा? 2 4 5, सम टर्म निकल गया, प्रोडक्ट का सम। ठीक है, प्रोडक्ट का जब सब टर्म हमारा निकल गया POS, और हमको F1 पता है, ठीक है ना? तो जब हमको F1 F2 पता है तो इसमें जो इनपुट जाएगा तो उसमें हम इंटरेस्ट किस में लेंगे? जो दोनों कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन मेरा क्या है? तो दोनों में कॉमन मेरा क्या है? 4 है। तो उस 4 को हम क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन जो है, अगर हम F3 में उसको भी डाल देंगे
ठीक है, तो उसको एज इट इज अगर आपने डाल दिया तो ये तो मीन टर्म है ना, तो मीन टर्म अगर 1 है आपका, ठीक है, अगर ये 1 है तब तो ये आउटपुट जो है मीन टर्म 1 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन आउटपुट तो आपको 1 चाहिए नहीं, तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, 0। तो 0 चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका इंटरसेक्शन का हम कंप्लीमेंट कर दें। जब कंप्लीमेंट करेंगे तो जो 1 इनपुट है ये दोनों का कॉमन क्या है, हमारा 1 है, और इसको कंप्लीमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये एटमोस्ट मेरा 0 टर्म मेरा जो है फंक्शन f3 में आया है ना, जिसके लिए आपका ये एंड गेट क्या करेगा, 0 आउटपुट देगा। ये मैक्सिमम है, इसमें से कोई भी हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है आपका किसका, एंड का, और डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ लगाया है आपने। तो कंप्लीमेंट ऑपरेशन आपने किया है डिमॉर्गन्स, इसको सीधा सीधा नहीं कहिए, कंप्लीमेंट ऑपरेशन कहिए, है ना। तो ये इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। अब यहीं पर लगे हाथ एक डिस्कस कर लें, एंड गेट क्या होता है, तो पता नहीं, जिसको बेसिक नहीं पता होगा तो ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये समझ नहीं पा रहे होंगे बच्चे। तो इसका बेसिक मैं 2 मिनट के लिए क्लियर कर दूं कि एंड गेट क्या है, ये बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह करता है ना, कि जब दोनों इनपुट इसका 1 रहेगा तभी ये आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज ये क्या देगा, 0 देगा, है ना। अच्छा एक बात ये, और अगर इसको ट्रूथ टेबल से लॉजिक गेट से दिखाएं तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ट्रूथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन एंड गेट का ये होता है। दूसरी बात एंड गेट के बारे में हम लोग को क्या याद रखना चाहिए कि इट फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ क्या हुआ, तो ये क्या होता है बताओ, आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बोथ आर सेम, है ना, क्या, बी हाँ ठीक है, इक्वल, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी यस करो, मैम, ए डॉट, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा एंड गेट की प्रॉपर्टी पे बात कर ली। अब मैम यहाँ नीचे वाला तो और का हो गया ना मैम, क्या, अच्छा नीचे वाला और का हो गया, यस करेक्ट, एसोसिएटिव लैब मैम और का लिख दी। नहीं नहीं ठीक ठीक, थैंक यू ओके, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों को एंड और गेट दोनों फॉलो करता है। तो ये एक बेसिक अपने को याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोग से। तो ये बात एंड गेट की प्रॉपर्टी की किया, इसलिए किया क्योंकि ये एंड गेट के प्रॉपर्टी के आधार पे ही ना यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट किया, है ना, कि भाई ये जो दोनों का कॉमन है वो क्या है, होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब दोनों का कॉमन इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1। अब उस दोनों कॉमन को अगर आपने क्या किया है, ये मिनिमम ले रहे हैं, आप कहोगे मैम कॉमन ही सिर्फ क्यों लिया आपने, तो मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये आपका क्या है, ये कॉमन जो दिखाएगा वो मिनिमम टर्म दिखाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म। तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म। क्योंकि आपके सवाल में क्या पूछा हुआ है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म बताओ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म हमको बताने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पहले मीन टर्म देखना पड़ेगा ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ मीन टर्म हमने निकाल लिया कॉमन करके कि भाई इससे कम में तो बात ही नहीं हो सकती है। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, कंप्लीमेंट लगा दिया। क्यों लगा दिया कि भाई अगर हम इस पे जब तक कंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके इनपुट को 0 नहीं करेंगे, तब तक ये आउटपुट 0 आने वाला नहीं है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है आपके एंड गेट का और निगेशन का, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, इससे जटिल सवाल नहीं बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से तो किसी भी एंड गेट के ऊपर, है ना। तो आप इस बात को अगर समझ गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझे हो तो काइंड रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखना, है ना। बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि भाई आई एम टेकिंग हेयर मिनिमम कॉमन, है ना, इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लिया है कॉमन मिनिमम मीन टर्म निकालने के लिए। मीन टर्म कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि जब उसको कंप्लीमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है कि मीन का कंप्लीमेंट मैक्स ही होगा, और चूंकि सवाल में मुझसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म, दैट इज वाई। तो इसका फिर रिवर्स हमने कर दिया कि रिवर्स इसलिए कंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर हमने इनपुट को 0 नहीं किया तो आउटपुट एंड गेट में 0 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको प्लीज एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।
रिकॉर्डिंग में ही कर देते हैं। सवाल रिपीट करना अपना। क्या पूछे कि भाई हम जब मैम जब हाँ कि जब हम मीन टर्म इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट 0 क्यों आया? दिस इज योर क्वेश्चन ना, बोलो। यस मैम। यस नहीं नो मैम, जब मीन टर्म हम ले रहे हैं तो आउटपुट 0 वाला क्यों ले रहे हैं मिस? यस यस, यही तो मैंने कहा कि जब एंड गेट में हम इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं ना, इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अगर आउटपुट 0 है तो आप मीन टर्म के टर्म में बताओ कि इनपुट क्या हो सकता है। तो मीन टर्म में जो इनपुट होगा वो क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या किए कि मीन टर्म को अगर मान लो ये टर्म हमारा क्या है, मीन टर्म है 0, ठीक है, आउटपुट मेरा 0 है, तो अगर मैंने मीन टर्म को एज इट इज इनपुट के तौर पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्म क्या हो जाएगा, फाइनली क्या है वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमने सीधा सीधा 1 इनपुट किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो हमको क्या देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा इनपुट क्या, 0, है ना, इनपुट क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो जो सवाल हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है तो ये मैंने यहाँ सम लिख दिया इसलिए तुम लोग कंफ्यूज कर गए, है ना। तो पॉसिबल मीन टर्म ऑफ फंक्शन, तो इसको यहाँ पर जो है देखो, ये कंफ्यूज मत करो, ये तुम्हारा 1 है, इस पर 4 पर तुम्हारा इनपुट क्या है बाबू, 1, तो जो रिमेनिंग टर्म बचा उस पर क्या होगा इनपुट, 0 होगा, और मीन टर्म पर इनपुट मेरा क्या है, 1 है। तो ये सब जो टर्म हमारे बचे हैं ये सब टर्म पर मेरा इनपुट क्या होगा, 0। भाई के मैप में अपना क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी ब्लॉक में 1 है तो जो रिमेनिंग ब्लॉक मेरा बचा हुआ है वो क्या होगा, 0 ही होगा ना, बात आई समझ में। तो हमने 1 वाले ब्लॉक को फाइंड आउट कर लिया कि ये मिनिमम ब्लॉक है मेरा जिस पर ये क्या है, 1 है, तो इसको जब हमने रिवर्स कर दिया तो वो क्या निकल गया मेरा, उसका उल्टा निकल गया, है ना। तो ये सब पर ये आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 0 होगा, तभी तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। आई बात समझ में? यस।